हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तक हम फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को द्विनामपत्ति और 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बता चुके हैं। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो अब इन्हें देखा कैसे जा सकता है? इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उन्हें हम सूक्ष्म जीव की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं उनके वर्गीकरण की, तो आमतौर पर यहाँ पर हम बात करेंगे विषाणु, वायरस की और जीवाणु, बैक्टीरिया की। वैसे तो बहुत से होते हैं लेकिन वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जैसे कि प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स आदि। यहाँ पर विषाणु की बात करते हैं। विषाणु के खोजकर्ता डी.आई. इक्वानोवस्की हैं। डी.आई. इक्वानोवस्की ने विषाणु को तंबाकू के पौधे में देखा था और इस विषाणु को जिसे उन्होंने तंबाकू के पौधे में देखा था, टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने का श्रेय किसे जाता है, तो रवेदार रूप में प्राप्त करने का श्रेय W.M. स्टैनले को जाता है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु की। जीवाणु, बैक्टीरिया को A.V. ल्यूमेनहॉक ने 1675 में देखा और उसे जंतु कहा। बैक्टीरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले ए. रेनबर्ग थे। लुई पाश्चर और कोच ने बताया कि जीवाणु रोग कारक होते हैं, अर्थात जीवाणु भी रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिस शाखा के अंतर्गत जीवाणुओं का या बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, और जिस शाखा के अंतर्गत वायरस का, विषाणु का अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं विषाणुओं की। विषाणुओं की संख्या ये जीवाणुओं से छोटे होते हैं। अगर संरचना की बात करते हैं तो विषाणु जीवाणुओं से छोटे होते हैं, अर्थात वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ये 2 प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन मुख्यतः होता है। इनमें प्रोटीन का खोल होता है और उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल भरा होता है, जिसमें आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल दिलबाग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बीच में होता है, जैसे कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है, और बाहर प्रोटीन का एक खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। बीच में न्यूक्लिक अम्ल होता है, चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है। इस प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों, जब हम कैप्सिड को छोटे छोटे फ्रेगमेंट या छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो उसे कैप्सोमेर कहा जाता है। अब विषाणु के प्रकार की बात कर लेते हैं। विषाणुओं के जो प्रकार होते हैं उसे 3 में बांटा गया है। सबसे पहला है पादप वायरस, मतलब पौधों के वायरस, जंतु वायरस, जानवरों के वायरस और बैक्टीरियोफेज।
पादप वायरसों में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, मतलब जो प्रोटीन के अंदर होता है, वो आरएनए होता है, लेकिन जंतुओं में डीएनए होता है, और बैक्टीरियोफेज में भी वो डीएनए होता है, लेकिन डबल स्ट्रैंड। जीवाणुओं को खाने वाले बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। विषाणु जो होते हैं उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है, क्योंकि इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इनमें सजीव के भी गुण होते हैं और निर्जीव के भी गुण होते हैं। इसीलिए विषाणु या वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। इसी में एक टाइप आता है वेरियोन्स का। वेरियोन में ऐसे विषाणु आते हैं जो संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप वेरियोन का एग्जाम्पल है आपका कोरोना, जो कि आजकल चल रहा है। कोरोना आपका वेरियोन का ही एग्जाम्पल है। वेरियोइड्स की बात करते हैं। वेरियोइड विषाणुओं से सूक्ष्म होते हैं। मतलब वायरसेस से भी जो छोटे होते हैं उन्हें वेरियोइड कहते हैं। और जो बाहर का खोल होता था विषाणुओं में, जिसे हम कैप्सिड कहते थे, वो यहाँ नहीं पाया जाता। वेरियोइड्स जो होते हैं ये एक स्ट्रैंड आरएनए के बने होते हैं। वेरियोइड का जो खोजकर्ता है वो टीओडाइनर है, जबकि वायरस का जो खोजकर्ता है वो इक्वानोवास्की है। वेरियोइड के अगर हम रोगों की बात करें तो उसके उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं नारियल के पेड़ का कड़ांग रोग। ऐसे सवाल ज़्यादातर यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं कि कड़ांग रोग किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे नारियल के पेड़ से। अब बात करते हैं आगे प्रियन क्या होते हैं। प्रियन ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। प्रियन में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, केवल और केवल प्रोटीन होता है, मतलब जो बाह्य झिल्ली होती है वही होती है। प्रियन्स का जो खोजकर्ता है वो स्टैनले प्रूशिनर को कहा जाता है। प्रियन के कारण जो रोग होते हैं उनमें क्रियूटस फेल्ट जैकब रोग जो कि मानव में होता है, मैड गाय बीमारी, स्क्रेपी रोग जो कि भेड़ बकरी में देखने को मिलता है, भेड़ों बकरियों में देखने को मिलता है स्क्रेपी रोग, वो भी प्रियन्स के कारण होता है। जीवाणुओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो जीवाणु ल्यूमेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ल्यूमेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवाणुओं की खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी। जीवाणुओं के लक्षण या बैक्टीरिया के लक्षण ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, मतलब इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रोकैरियोटिक बताया था। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक और उसके उपांग नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइन जो होता है ये कठोर होता है, इसीलिए कोशिका भित्ति भी कठोर बनेगी जो श्लेष्मक से घिरी होती है। कोशिका भित्ति के चारों ओर श्लेष्मक होता है जिसे हम इंग्लिश में मुसिलेज कहते हैं। इंग्लिश में याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में श्लेष्मक नहीं देता, मुसिलेज ही दिया रहता है। बैक्टीरिया 70 राइबोसोम्स स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में जिन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है वे परपोषित प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मतलब जिन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नाम का वर्णक मिलेगा वो प्रकाश संश्लेषी और परपोषित होते हैं, मतलब वह अपना खाना खुद बना सकते हैं
दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर हम इनके प्रकारों की बात करते हैं, बैक्टीरिया के जो प्रकार होते हैं उसमें कोकाई, बैसिलस, स्पाइरुला, वाइबिरियो होता है। कोकाई जो होते हैं वो गोल होते हैं, बैसिलस दंडाकार रूप में, स्पाइरुला सर्पिलाकार जैसे हमारी पृथ्वी का आकार है, जैसे हमारी आकाशगंगा का आकार है, वाइब्रियो कॉमा की तरह होते हैं। अब कोकाई के अपने अलग टाइप हैं, उन्हें देख लेना भी जरूरी है। जैसे माइक्रोकोक्सस, ये विलग की तरह होते हैं, मतलब सिंगल ही होते हैं। डिप्लोकोक्सस जोड़े में होते हैं। स्टेप्टोकोक्सस जंजीर के रूप में होते हैं। स्टेफाइलोकोक्सस समूह में रहते हैं, मतलब कॉलोनी में रहते हैं। और सार्सिना घना आकृति समूह वाले होते हैं, घन की आकृति के रूप में होते हैं। जीवाणु जीवों के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कुछ लाभदायक क्रियाओं के बारे में और हम हानिकारक के बारे में भी बताएंगे। नाइट्रोजन निर्धारक, बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर रूप में बनाते हैं। जैसे भूमि में एजोबैक्टर, भूमि में जो नाइट्रोजन को स्थिर बनाता है उसका नाम एजोबैक्टर है। और जो पौधों में बनाता है उसका नाम है राइबोजियम। राइबोजियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है करता है, लेकिन किस कुल के पौधों में, तो क्लोरोस्ट्रिडम के पौधों में और लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो काम करता है वो राइबोजियम करता है। इन्हीं का दूसरी लाभदायक क्रिया होती है, मतलब बैक्टीरिया की, मानव के पाचन तंत्र में। मानव के पाचन तंत्र में एक इकोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन का कार्य करता है। डेयरी उद्योग के लिए लैक्टोबैसिलस केसिकाई महत्वपूर्ण होता है, यही दही जमाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चमड़ा उद्योग की और जूट उद्योग की बात करें तो माइक्रोकोक्सस इसके लिए जिम्मेदार होता है। माइक्रोकोक्सस कोकियाई का पहला टाइप है। औषधियों के निर्माण के लिए भी बैक्टीरिया को जिम्मेदार माना जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की मेडिसिन में बैक्टीरिया होता है। जीवाणुओं की कुछ हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं, एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। ये मानव एवं पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। मिट्टी का विनाइट्रीकरण कर देते हैं, मतलब उसमें नाइट्रोजन की कमी भी कर सकते हैं बैक्टीरिया, जिससे उसकी उर्वरा क्षमता, मतलब फर्टिलाइजेशन या जो उससे प्रोडक्ट निकलेगा वो कम निकलेगा, जो उत्पादन होगा वो कम होगा। स्पाइरोकीट साइटोफाज कपास के रेशे को नष्ट करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल का हमारा टॉपिक होगा कवक और पादप जगत। आज के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि उनका भी फायदा होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए थैंक यू।